नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। संपूर्ण कवरेज आज हम प्राप्त करेंगे। जैसे हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि आखिर जो 1857 का विद्रोह था वह क्या था, यह कैसे हुआ, इसके जो कारण थे उन कारणों पर भी आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम जानेंगे कि आखिर इसका जो प्रभाव था वह प्रभाव इसका भारत के ऊपर या भारत की राजनीति के ऊपर इसका क्या प्रभाव हुआ। तो इन सब मुद्दों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर 1857 का जो विद्रोह था ये कैसे कैसे हुआ था। देखिए, सबसे पहले यदि मैं आपको बात करूं, ऐसे 1857 का विद्रोह यानी कि कोई भी क्रांति ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती कि भाई अचानक से कुछ हुआ और क्रांति शुरू हो गई। नहीं, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो काफी पहले से ही तैयार हो रही होती थी। ऐसा ही कुछ हुआ 1857 के विद्रोह के दौरान। इसमें जो तात्कालिक कारण था, देखिए, एक होता है तात्कालिक कारण और एक होती है जो हमारी पीछे से बैकग्राउंड जो हमारा हिस्ट्री चली आती है उसके अनुसार जो क्रांति होती है, एक वो, और दूसरा होता है तात्कालिक कारण। तो इन दोनों मुद्दों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर तात्कालिक कारण क्या था और इतिहास में चली आ रही जो घटनाएं थी वह घटनाएं किस प्रकार 1857 के विद्रोह में उन्होंने आग का घी का काम किया। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इससे पहले कई विद्रोह हुए थे, जैसे 1806 का वेल्लोर विद्रोह हुआ था और 1816 का बरेली विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, 1806 में हुआ था, और बरेली विद्रोह कब हुआ था, 1816 में हुआ था। दो डेट तो यही आपको याद रखनी, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था और जो आपका बरेली का विद्रोह है यह कब हुआ था। देखिए, 1857 का विद्रोह एक विशाल और हिंसक विद्रोह था। देखिए, हिंसक विद्रोह तो है और बहुत बड़े, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में ही लगभग यह विद्रोह फैल गया था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया था। और कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना, यानी कि इसे ये भी कहा कि भाई क्या है, भारतीय जो स्वतंत्रता हुई है 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उसका क्या है इसका ये पहला युद्ध है। क्योंकि विद्रोह एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, इसे 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विद्रोह शुरू हुआ था, ये सैनिकों के द्वारा शुरू हुआ था, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अब आप इसे सिपाही विद्रोह कह लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध मान लीजिए, ठीक, या फिर आप पहली बड़ी क्रांति जो भारत में हुई वह आप इसमें मान सकते हैं। क्योंकि इस क्रांति के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस क्रांति के बाद ना बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे ये जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें जो सैनिक थे उन्होंने कारतूस, जो चर्बी लगे कारतूस थे, उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। ठीक है, और बहुत बड़ा विद्रोह फैला केवल सैनिकों की वजह से ही। तो सबसे पहले तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या काम किया, जो सैनिक थे उसके लिए कमीशन बनाया गया, पील कमीशन, और ये कहा गया कि भाई आखिर जो सैनिक है इनका रख रखाव किस प्रकार होगा, उसके लिए क्या बनाएगा, पील कमीशन। देखिए, पील कमीशन आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पील कमीशन। 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों का पुनर्गठन किया गया, वो किस कमीशन के तहत, ये बनाया गया था, पील कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तात्कालिक कारण की सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर जो आपका जो ऐतिहासिक कारण है वो क्या क्या है। पहले आप तात्कालिक कारण देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण, एनफील्ड राइफल पेश की गई थी, इससे सैनिकों में आक्रोश था। जो राइफल थी उसका नाम था एनफील्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो राइफल पेश की गई थी उसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल थी। इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलना पड़ता था, जैसा कि एक अफवाह थी कि कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। तो क्या ये बोलते कि जो कारतूस हुआ करते थे वह क्या था, जो इसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी दोनों की चर्बी लगी हुई हुआ करती थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो सुअर की चर्बी है उससे मुसलमान लोग घिन करते थे कि भाई हम ये इससे मुंह से नहीं खोलेंगे कि इसमें सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, और हिंदू लोग गाय की चर्बी से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखते थे, घिन रखते थे, क्योंकि गाय को माता मानते हैं। तो ऐसा थोड़ा कि भाई गाय की चर्बी से चर्बी लगे कारतूस को दांतों से खोलेंगे। तो इन दोनों में इस चीज को लेकर क्या हुआ, मनमुटाव हुआ कि भाई हम इस चीज को लेकर अब नहीं करेंगे।
तो इसमें क्या हुआ, देखिए चूंकि मुसलमानों में शौर वर्जित है और हिंदू धर्म में गायों को पवित्र माना जाता है, सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। एक उच्च जाति के सिपाही और एक निम्न जाति के मजदूर के बीच तकरार की खबरों के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को अफवाहों का पता चला। यानी कि जब इनके बीच में आपस में टकरार हुई और इस अफवाहों के बारे में, तब वहां के जो लीडर्स थे, या आप कह सकते हैं कि वहां के जो अधिकारी थे, उन्हें इस बारे में पता लगा। ऐसी अफवाहों की भी अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्मों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और सैनिकों को उनकी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या बात फैल रही थी कि भाई सैनिक क्या है, उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ जो धार्मिक मान्यता है उनको तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमें गाय की चर्बी के साथ ये दिया जा रहा है, अलग अलग बात है। अब देखिए जो मुसलमान लोग हैं वो क्या सोच रहे थे कि भाई हमें सूअर का जो मांस है, सूअर की जो चर्बी लगी हुई है, यह जानबूझकर दिया जा रहा है ताकि हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो सके। ऐसा ही सेम हिंदू लोग सोच रहे थे कि हमें गाय की जो चर्बी लगे कारतूस है वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो। तो इनके बीच में अफवाह फैली। जब इस अफवाह के बारे में पता अंग्रेजों को लगता है तो देखिए लगा, तो उन्होंने इसके विषय में कुछ कार्य भी किए, लेकिन देखिए क्या हुआ। एकमात्र, अब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए एकमात्र कारण यही नहीं था 1857 के विद्रोह का, इसके अनेक कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, बहुत सारे और भी कारण थे, धार्मिक कारण थे इस चीज के। अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा ना तेज चलता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आपको जो मैटर है वो भी बहुत सारा मिल सके। तो दोस्तों बस मैं आपसे एक ही बात करता हूँ कि देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ये नहीं कि भाई किसी को आपको पैसा देना पड़ रहा है या कुछ। आप एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, बस हमारा सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण सभी जो समाज का सभी वर्ग था, शासकों से लेकर किसानों व्यापारियों तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रस्तुत विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। देखिए अब चाहे वो आम आदमी का किसान हो, शासक वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, भारत के अंदर हर आदमी दुखी था। देखिए मैं एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ, कृषक वर्ग क्यों दुखी था। जैसे ही आर्थिक नीति सरकार लेके आई ब्रिटिश सरकार, तो उसमें सबसे ज्यादा जो दुखी थे, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ किसका हुआ, कृषक वर्ग का हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा शोषण किसका होता था, किसानों का हुआ करता था। तो इसलिए जो कृषक वर्ग थे वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे। दोस्तों कल की हमारी जो वीडियो होने वाली है, जो आर्थिक नीति है, जिसमें मैं आपको रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था, इन सब के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप थोड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी आपका, अ, किसी भी स्टेट पीसीएस की बात है, एमपीएससी की बात है, यूकेपीएससी की बात है, या फिर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्री में भी आता है और मेंस एग्जाम में भी आता है। तो आपको दोनों तरह से तैयारी लेकर चलनी है, प्री की भी और मेंस की भी। चलिए देखिए 1857 के विद्रोह के कारण किसी विशेष नीति या घटना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक पहलुओं के विभिन्न कारक भी शामिल थे। तो पहला कारक देखिए, आर्थिक कारक। एक सेकंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व नीतियों के तहत, ये जो भू राजस्व नीति है, ये मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी। देखिए जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, महलवाड़ी, ये भू राजस्व नीतियां थी जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो शोषण किया गया वह किसानों का शोषण किया गया है। अब वे चाहे जमींदार वर्ग को लेकर हो, जमींदारों ने किया हो, या फिर वो डायरेक्ट अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया हो। अब देखिए एक और जहां इसमें अंग्रेजों का शोषण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इसमें जमींदार वर्ग भी शोषित हो रहे थे। वो कैसे, देखिए इसमें एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड आता है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड क्या मतलब, यदि जो आस पड़ोस के जो जमींदार हैं और वह जमींदार यदि सही समय से अपना जो राजस्व है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा नहीं करते हैं, तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो ऐसे में जो जमींदार वर्ग है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त था। थोड़ा सा आगे चलिए। भुगतान न करने की स्थिति में साहूकारों द्वारा उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था, जिससे वे आजीविका के स्रोत से वंचित हो जाते थे। अब देखिए मैं सपोज करिए मैं किसान हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपने जो खेत है उसमें फसल बोने के लिए किसी महाजन से या साहूकार से पैसे लेने के लिए जाऊंगा, तो मुझे पैसे उधार तो पैसे देगा नहीं, वो मुझसे ब्याज लेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही वो मुझे ब्याज देगा और मैं अपनी फसल को
उसमें खेत में जाके बोऊंगा, लगाऊंगा, जैसे ही फसल तैयार होगी, अब आप सोच के देखिए, एक और जहां हमें क्या करना है, साहूकार को ब्याज भी देना है, वहीं दूसरी ओर हमारी फसल का जो हिस्सा है, उस एक हिस्से में से हमें क्या काम करना है, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा क्या मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा हिस्सा, लगभग कभी कभी 50% तक भी हो जाता था, हमें देना पड़ता था सॉरी, टैक्स के रूप में हमें, जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसे देना पड़ता था। अब थोड़ा बहुत ही हमारे पास, थोड़ा बहुत ही हमारे पास बचता था। अब इसमें हम क्या अगले खेत की तैयारी करें, क्या अपने बच्चों को पालें, क्या उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, ठीक है, क्या उन्हें अन्य सुख सुविधाएं प्रदान करें। तो एक और देखा जाए तो जो भारतीय किसान था, वह बिल्कुल एक गरीबी के दलदल में धंसता जा रहा था। अब कारीगरों और शिल्पकारों के संरक्षक नहीं बन गए, बल्कि जिससे कारण से वे दुखी हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए। देखिए, एक बात यहाँ पर आती है कि भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, वो नीति क्या थी, अब वो क्या काम कर देगी, भारतीय ये जो उद्योग थे वो नष्ट कैसे हुए। ब्रिटेन में होती है औद्योगिक क्रांति, जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, तो यहाँ जबरदस्ती नील की खेती उनसे करवाई जाती है, ताकि यहाँ से जो नील है वो लेके वहाँ, नील वहाँ लेके जाया जा सके, और उस नील यानी कि जो कच्चा माल यहाँ बनता था, उस कच्चे माल को लेकर ब्रिटेन जाया जा सके, और वहां से जो तैयार करके भेजा जाता था। अब सपोज कीजिए, जिस सब एक कपड़ा बनाने में जो एक आम आदमी है, यानी कि जो हाथ से कपड़ा बुनना है, एक पैंट शर्ट बनाने में उसे काफी समय लगता है, 1 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं एक बनाने में, लेकिन वही यदि कंपनी इस काम को करती है तो वह 1 दिन में हजारों पीस बना देती है। तो इससे नुकसान किसका होगा, जो हस्तशिल्प उद्योग है, वह उद्योग कहीं ना कहीं नष्ट होते चले जाएंगे, भले ही चाहे कपड़ा कितना ही मजबूत बनता हो हस्तशिल्प से, लेकिन कहीं ना कहीं, अब आप देखिए, यदि हाथ से कपड़ा बनाएंगे तो आपकी लागत भी ज्यादा आएगी, लागत ज्यादा आएगी तो आप उसे महंगे दामों पर बेचेंगे, और यदि आप उसे महंगे दामों पर बेचेंगे तो फिर उसे कौन लेगा, फिर अधिकतर लोग, क्योंकि क्या है, भारत के अंदर जो किसान है वो पहले से ही गरीब है। अब यदि लागत बढ़ जाएगी तो फिर उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, तो फिर इतना महंगा मूल्य कौन लेगा। तो क्या काम करती थी ब्रिटिश लोग, रेलवे की स्थापना की गई, रेलवे भारत में लेकर आया गया, और इस रेलवे के जरिए ही अपना सारा सामान जो ब्रिटेन से भारत में आता था, और भारत के चारों हिस्सों में उसे फैला दिया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं जो उद्योग वर्ग है और हस्तशिल्प उद्योग है, ये भी नष्ट हो गए। भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाकर उन्हें कपास और रेशम के निर्यात को कम कर दिया, और 19वीं सदी के मध्य तक पूरी जो व्यवस्था थी ये क्या हुई, समाप्त हो गई। तो दोस्तों, कल हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आज हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, ठीक है। जब हम कल डिस्कस करेंगे तो अच्छे तरीके से और आपको समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो आप जरूर देखेंगे। देखने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अपने एक दोस्त से जरूर सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्या बोलते हैं, ये चैन सिस्टम है, चैन, कि भाई आप एक को जोड़ो, वो इसे जोड़ेगा, फिर वो इसे जोड़ेगा, तो आप भी कर, एक दोस्त को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। अब देखिए, प्रशासनिक कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अक्षम होने के साथ साथ अपर्याप्त भी था। भारतीयों को रोजगार के संबंध में सर थॉमस मुनो द्वारा पेश की गई सिफारिशों के बावजूद उस मोर्चे पर अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था। तो ये प्रशासनिक कारण थे, यानी कि कह तो दिया जाता था कि आपको बड़े पद दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, और वो अपने स्तर से ही सारा कार्य करते थे। राजनीतिक कारण, देखिए राजनीतिक कारण क्या था, बहुत सारे, देखिए अब मैं बात करूं, देखिए डलहौजी आया, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया, ठीक है। इसके क्या होता था कि जो दत्तक बच्चे होते थे उन्हें उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया जाता था। तो ये क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, ये डलहौजी की थी। ये एग्जाम में सीधी पूछी जाती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो उत्तराधिकार का जो नियम है, ये किसने दिया था, तो ये था डलहौजी का, ये आपको पता होना चाहिए। इसे आप देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। इस नीति के तहत शासकों के दत्तक बच्चों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया गया था, और उनके उत्तराधिकारी का अधिकार उनके द्वारा तय किया जाता था। जैसे नाना साहब शासकों को जगह, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ थी, ये इसके खिलाफ। जैसे अब आप देख लीजिए, सबसे पहले कौन, नाना साहब, वहीं दूसरी ओर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, क्योंकि इनकी भी संतान नहीं थी, इन्हें भी दत्तक पुत्र लिया था, तो ये इन नीतियों के क्या थे, खिलाफ थे। तो इन्होंने भी 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। उन्होंने सहायक गठबंधन और प्रभावी नियंत्रण जैसी आक्रामक नीतियों की शुरुआत की, और धीरे धीरे उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे शासकों के मन में असंतोष पैदा हो गया। जहां आप पहले अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे, वहीं धीरे धीरे अनेक नीतियों के माध्यम से, जैसे आप ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसके माध्यम से, ठीक है, वहीं सहायक संधि के माध्यम से,
ठीक, ये तो इन्होंने क्या काम किया, जो शासन है, प्रशासक है, उनके शासन में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना इस शुरू इन्होंने कर दिया, जिससे जो शासक वर्ग थे उनके बीच में, उनमें क्या होती है, एक भावना उत्पन्न होती है कि यार हम शासक हैं लेकिन ये हमारी नीतियों में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उनके मन में एक विद्रोह पैदा होता है और यह विद्रोह निकलता है 1857 की क्रांति के दौरान। मुगल शासक फकीर उल दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि राजकुमार को उत्तराधिकार ने मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों और पैतृक संपत्तियों को त्याग देना चाहिए। इससे भारतीय मुसलमानों की भावना को प्रभावित किया। चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आदि को समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अच्छा काम था। यदि विधवा का पुनर्विवाह हो रहा है तो ये अच्छी बात है, गलत बात है? अच्छी बात है। सती प्रथा का यदि उन्मूलन हो रहा है तो ये क्या है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ ऐसा, एक ऐसा वर्ग था जो इस चीज को स्वीकार नहीं करता था। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मन में कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो लोग थे वह इस चीज को ये चाहते थे कि सती प्रथा रहे, हमेशा रहे, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन वो ये चाहते थे कि ये जो प्रथाएं हैं ये खत्म हो हमारे द्वारा, आहिस्ता आहिस्ता। अब वो क्या चाहते थे कि अंग्रेज इस मैटर में किसी भी तरह से कोई इंटरफेयर ना करे, वो केवल इसके विरोध में थे। विधवा विवाह हुआ, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, वह इस चीज के विरोध में नहीं थे कि इसका उन्मूलन क्यों किया जा रहा है, बल्कि वो केवल इस विरोध में थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वह इस चीज में इंटरफेयर क्यों कर रही है, उसे इस चीज में इंटरफेयर नहीं करना है। धार्मिक निःशक्तता अधिनियम लाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, देवी देवताओं का उपहास किया और अंधविश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ थे। तो देखिए, मूर्ति पूजा की निंदा की तो जो मूर्ति पूजा करते हैं वो, उसके मन को ठेस पहुंचेगी और वो क्या करेगा, इनके खिलाफ विद्रोह करेगा। देवी देवताओं का यदि आप उपहास करोगे, सपोज करो आप किसी भगवान को मानते हो और आपके सामने कोई उसका उपहास करता है, तो आप क्या करेंगे, दो थप्पड़ उसके कान पे मारेंगे, उससे कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो यही हो रहा था कि आखिर जब देवी देवताओं का, भारतीय देवी देवता है उनका जब उपहास किया जा रहा था, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक बैर उत्पन्न हो रहा था। और वह बैर अच्छी तरीके से उत्पन्न कब हुआ, 1857 की क्रांति के दौरान। दोस्तों अब हम देखते हैं सैन्य कारण क्या थे। भारतीय सिपाहियों को किसी भी जाति या संप्रदाय के चिन्ह को धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी प्रकार का चिन्ह आपके पास नहीं होना चाहिए। चिन्ह का मतलब आप गले में माला नहीं पहन सकते, ठीक है, या अपने हाथ पैर पे कुछ आप गुदवा नहीं सकते। इन सब चीजों को मना कर दिया गया था। जब केनिंग सरकार ने सामान्य सेवा सूची अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया था कि बंगाल सेना के भविष्य के रंगरूटों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग के अनुसार कहीं भी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो चर्बी लगी एनफील्ड राइफल थी, उसके कारतूसों पर बीप और शोर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावना प्रभावित हुई और यह तात्कालिक कारण माना जाता है। चलिए दोस्तों, ये बात हुई। अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह का कालक्रम क्या था, यानी कि कैसे कैसे ये व्यवस्था शुरू हुई और कहां से सबसे पहले जो 1857 की क्रांति थी वह शुरू हुई मानी जाती है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए 2 फरवरी 1857 बहरामपुर में 19वीं नेटिव फैक्ट्री एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया, ठीक है, जल्दी से भंग कर दिया गया। तो ये कहाँ थी, बहरामपुर में थी, 2 फरवरी 1857 को। फिर आता है 8 अप्रैल 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर पर फायरिंग के लिए मार डाला गया और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। उसके बाद 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह भड़क गया। 10 मई 1857 को 11 से 30 मई 1857 बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये दो हैं, आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। मेरठ में विद्रोह कब भड़का, 10 मई 1857 को, और बहादुर शाह को भारत का सम्राट कब घोषित किया गया, 11 से 30 मई 1857 को। जून 1857 ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, फैजपुर, भरतपुर और अन्य स्थानों पर भी ये जो विद्रोह था ये फैल गया। सितंबर 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा किया गया। नवंबर 1857 कानपुर के बाहर विद्रोहियों ने जनरल विंधम को पराजित कर दिया। दिसंबर 1857 कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपलेन ने जीता। मार्च 1857 कांग्रेस लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अप्रैल 1857 रानी लक्ष्मीबाई से लड़कर झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो ये पूरा का पूरा एक कालक्रम था। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यानी कि कौन सा जो राजा था वह कहां से लड़ रहा था और उसका दमन किसके द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण है देखना।
दिल्ली। ठीक है, जनरल बख्त खां, लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन ये विद्रोह का दमन किए थे। ये आपका स्थान है, ये विद्रोह का नेतृत्व करने वाले और ये विद्रोह को दमाने वाले। कानपुर से नाना साहब, इसका जो दमन किया गया था कैंपबेल और व्हीलर के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, हैनी लॉरेंस और ब्रिगेडियर इंग्लिश हैनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्षेत्र और इनका नेतृत्व करने वाले। बरेली से थे खान बहादुर और जेम्स आउटरम ने इसका दमन किया था। बिहार से थे कुंवर सिंह, सर कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया था। फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला और सर कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया था। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई और कैप्टन ह्यूरोज ने इसका दमन किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। विफलता के कारण देखिए क्या थे। विफलता के कारण इस प्रकार है, इसके जो एक तो विद्रोह था, यह स्थानीयकृत था, यानी कि अलग अलग स्थान पर हुआ गया यह विद्रोह था। इससे पूरे देश में जनता की भागीदारी का अभाव था। यह काफी हद तक उत्तर भारत तक ही सीमित था, जबकि देश के दक्षिण पूर्व पश्चिम इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी इस आंदोलन के विफल होने की। इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हालांकि विद्रोह के काफी नेता थे, लेकिन नेता बहुत थे, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व था वह नहीं था। अब आप देखिए, जो भाजपा पार्टी है वो कितनी बड़ी पार्टी है, बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका जो केंद्रीय नेता कौन है भी, नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पार्टी क्या है, टिकी हुई है। ऐसे यहाँ पर कोई भी केंद्रीय नेतृत्व करता नहीं था। बस सब अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं हल्की सी, कि यहाँ पर सबसे बड़ा असफलता का कारण क्या था, केंद्रीय नेतृत्व ना होना। दूसरी बात, सबका एक हित ना होना, सब अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, और जिस क्षेत्र से जो लड़ रहा था वह अपने आप को ही नेता मान रहा था। बहादुर थे, लेकिन वह ब्रिटिश अधिकारियों के अनुभव और संगठित क्षमता से मेल नहीं खा रहे थे। यानी कि अब आप देखिए, जो ब्रिटिश सरकार है वह आधुनिक हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति वहां हो रही है, आधुनिक हथियार उनके पास आ रहे हैं, आधुनिक ड्रेस उनके पास आ रही है, और भारत वाले आज भी वही लाठी डंडों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई फिर क्या होगा, फिर हम हारेंगे ही। ये देखिए, बेहतर हथियार और उपकरण थे, और भारतीय राइफल ज्यादा तलवार और भाले से लड़ते थे। अब देखिए, एक और तो आपके सामने AK-47 लेके सामने खड़ा है कोई, और आप उसके सामने तीर लेकर चले जाओ, तो जब तक आप अपनी कमान से तीर निकाल लोगे, अपने उसमें धनुष में लगाओगे, तब तक वो 50-60 गोली आपके अंदर, बस समझ जाओ फिर बात को क्या होगा। कई भारतीय शासकों जैसे ग्वालियर के सिंधिया, कश्मीर के महाराजा, इंदौर के होलकर ने 1857 क्रांति में विद्रोह से शामिल होने से इनकार कर दिया। इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस विद्रोह में शामिल नहीं होंगे। और जो जमींदार वर्ग थे और शिक्षित वर्ग थे, इन्होंने भी इसमें अधिकांश हिस्सा नहीं लिया। विरोधी विदेशी विरोधी भावनाओं को छोड़कर भारतीय सिपाहियों के पास कोई एकीकृत विचारधारा या दूरसंदेशी कार्यक्रम नहीं था। अब आप देखिए, इसका जो प्रभाव क्या था। 1857 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारतीय मामलों के नियंत्रण में द्वैतवाद, क्राउन एंड कंपनी समाप्त हो गया, और भारत पर प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों को सैन्य नागरिक प्रशासन में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया। क्योंकि भारतीय सेना विद्रोह की रीढ़ थी, अंग्रेजों ने फूट डारो और पलटों की नीति के आधार पर पुनर्गठित किया, और यहीं पर बनाया गया था पील कमीशन, सेना को पुनर्गठन करने के लिए। भारत में ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ गई, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या कम हो गई। अंग्रेजों ने जानबूझकर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाना शुरू कर दिया। रानी की उद्घोषणा में यह घोषित किया गया था कि अंग्रेजों द्वारा देसी राजकुमारों के अधिकार और सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा भारतीयों से वादा किया था कि उन्हें बिना किसी पक्षपात के ब्रिटिश सेवा के कार्यालय में भर्ती कराया जाएगा। ठीक है, 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया। हालांकि उच्च पद केवल अंग्रेज अधिकारियों को ही दिए गए। 1857 का विद्रोह एक उपनिवेशी विरोधी आंदोलन था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ लड़ा। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने द्वारा इसे दबा दिया गया। इससे भारत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी 1857 के विद्रोह की समाप्ति के साथ ही। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, बस वही बात है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो ने आपको भी हिला कर रख दिया होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आज आपकी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो अपने एक दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके पास कोई ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, हमारे कहने से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप एक बार किसी न किसी ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों, आज अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।